नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 60 शिफ्ट में जो भी हमारे अम्ल, क्षार और लवण से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके लगातार रिपीट हो रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ग्रुप डी के जो आपके सेकंड और थर्ड फेज के 36 शिफ्ट की ई बुक है वह भी उपलब्ध हो चुकी है। तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग kvguruji.in के ऊपर विजिट करके सारी जो शिफ्ट वाइज PDF है उसको भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अब लगभग आपके हर शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर से 15 से 20 प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि एक तरफ आपको बिलियन दिया गया था, दूसरी तरफ उसके पीएच वैल्यू थे और इन्हें आपको सुमेलित करना था। तो जैसे जठर रस की बात करते हैं तो इसका 1.2 होता है। अगर हम लोग कास्टिक सोडा की बात करें तो ये हमारा प्रबल क्षार है, तो इसका पीएच 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये भी हमारा बेस है, 10.4 होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग नींबू के रस की बात करें तो ये हमारा एसिडिक होता है, इसका पीएच 2.5 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी विलयन को गर्म किया जाता है तो इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी विलयन को गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो आपका पीएच वैल्यू है उसमें कमी होती है, यानी कि तापमान बढ़ने से जो पीएच मान है वो कम होता है। एग्जाम्पल से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा पानी है उसका पीएच 7.47 होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर उसी पानी का जो पीएच मान है वो आपका 6.14 होता है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब मत निकालिएगा कि पानी को हम लोग और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो आपका पूरी तरीके से एसिड बन जाएगा। बस यहाँ पर आपके जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है और इसीलिए पीएच वैल्यू यहाँ पर कम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुछ विलयन की जो पीएच वैल्यू है वो आपकी 7, 2, 9 और 11 है, तो इसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी विलयन की बात करते हैं, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ही ज़्यादा है तो उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पीएच वैल्यू इतना है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 11 वाले में सबसे कम होगा, उसके बाद में 9 पीएच वाले में, फिर 7 वाले में और 2 पीएच मान वाले में आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी स्थान की जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू 11.4 है, तो वहाँ पर आप किसका उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थानों पर हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी मिट्टी का पीएच वैल्यू 11.4 है तो इसका मतलब है वहाँ की जो मिट्टी है वो आपकी क्षारीय है, और अगर मिट्टी क्षारीय होती है तो वहाँ पर हम लोग किसी एसिडिक यौगिक का यूज करते हैं जिसके माध्यम से वहां की मिट्टी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगला प्रश्न फिर था, सुमेलित आपको करना था। इस प्रकार से दिया था मेथिल ऑरेंज, तो ये हमारा अम्ल क्षार संकेतक होता है। लौंग, प्याज और वनीला की बात करते हैं तो ये आपके ऑल फैक्ट्री यानी कि घ्राण संवेदी संकेतक होते हैं। चीनी, गुलाब और हल्दी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे प्राकृतिक संकेतक होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो मानव के पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर स्रावित होता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आपके गैस्ट्रिक जूस को ब्रेक डाउन करता है फूड में। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, उसके बाद में CH3COOH था, H2SO4 था, HNO3 था।
तो इसमें आपका जो एसिडिक अम्ल है वो हमारा दुर्बल हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास में कोई जो अम्ल है, अगर हम लोग उसको पानी में डालते हैं तो ये आपका पूरी तरीके से अपने आयनों में नहीं टूटता है। जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं उनको हम लोग दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड हैं इनका नेचर कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे होते हैं क्षारीय नेचर के। कैसे? क्षारीय नेचर के होते हैं। अगर हम लोग धातु ऑक्साइड की बात करते हैं तो पानी में घुल करके ये आपके मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें आपके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह से बिहेव करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पीएच मान के विलयन में जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। तो ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नीला लिटमस पेपर है वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन में लाल होता है और इसमें जो पीएच मान है वो आपके एसिडिक विलयन का है। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था पीएच मान से संबंधित कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए थे जिन्हें आपको करेक्ट वाला चूज करना था। तो एक था कि जर्मन भाषा में पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है। पोटेंज का मतलब होता है अंग्रेजी में पावर, जर्मन भाषा में इसे पोटेंज कहा जाता है और ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे में कहा गया था कि पीएच मान 0 से 16 के बीच होता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पीएच मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके 0 से 14 के बीच में होता है। तो पहला हमारा सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2-3 बार आ चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पीएच मान है वो आपका 10.5 होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो 7.4 होता है। आपके आंसुओं की जो पीएच है वो 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच 2.4 होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पीएच मान 2.4 हमारा क्या इंगित करता है। तो ये इंगित करता है प्रबल अम्ल को। ध्यान रखिएगा, पीएच वैल्यू का मान जितना कम होगा विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा और ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2 विलयन जिनके पीएच मान क्रमशः 5 और 9 हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें से जो 5 वाला है वो आपका अम्लीय होगा, जबकि 9 वाला यहाँ पर हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका परसों पूछा गया था 14 वाले को, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम है। तो ध्यान रखिएगा, कास्टिक सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जठर रस यहाँ पर दिया गया था। तो कास्टिक सोडा हमारा प्रबल क्षार है तो इसका 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.4 होता है। जठर रस का आपका 1.2 होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ये लिया गया है। तो जठर रस का 1.5, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वैसे 10 दिया गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर होता है लगभग 14। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा विलयन है जो कि फिनोल्फथलीन के साथ में गुलाबी रंग देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा क्षारीय विलयन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फिनोल्फथलीन है इसका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान में किया जाता है। तो फिनोल्फथलीन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे किसी विलयन का पीएच 8.5 से कम होता है उस स्थिति में ये आपका कलरलेस हो जाता है। लेकिन अगर किसी विलयन का जो पीएच है वो आपका 9 से ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में ये आपका हो जाता है गुलाबी। अगला प्रश्न पूछा गया कि वाशिंग सोडा की क्या प्रकृति होती है। कल मैंने आपको बताया भी था। तो ये हमारे क्षारीय प्रकृति का होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए और इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा टूथपेस्ट है यानी कि जो दांत साफ करने का मंजन है इसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए, अगर हम लोग अपने मुंह की बात करते हैं तो मुंह हमारा लगभग अम्लीय होता है। इसीलिए जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनका नेचर क्षारीय रखा जाता है जिससे वो आपके मुंह के पीएच मान को बैलेंस कर सके।
तो मुख्य रूप से ये आपका 7 से 10 के बीच में वैरी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पर उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये हमारा हो जाएगा प्रबल अम्ल। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व हैं जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे अधातु हैं, अधातुओं के द्वारा यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड बनाया जाता है। ऑप्शन में आपको 16वां समूह दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि 14वां समूह हो गया, 15वां है, 16वां है, 17वां है। इन समूह में जो आपकी अधातुएं हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से अम्लीय ऑक्साइड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति अम्ल के संबंध में सही है। ध्यान रखिएगा, प्रति अम्ल को हम लोग कहते हैं एंटा एसिड, और अगर आपके पेट में एसिडिटी की समस्या होती है तो उस समय हम लोग प्रति अम्ल का यूज करते हैं। प्रति अम्ल के रूप में यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का या फिर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल से अपक्रिया कराने पर पीएच वैल्यू क्या होगा। ये भी आपका परसों ही पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रबल क्षार आपके दुर्बल अम्ल से अपक्रिया करेगा तो यहाँ पर जो हमारा पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ग्रुप डी में पूछा गया, जब आपका प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अपक्रिया करेगा तो उस स्थिति में जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो न्यूट्रल होगा, आप कह सकते हैं 7 के पास होगा इसका पीएच मान। लेकिन अगर यहाँ पर प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल आपके प्रबल क्षार को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और इसीलिए जो हमारा विलयन होगा उसका पीएच मान आपके 7 से ज़्यादा होगा। अगर इसका हम लोग अपोजिट करते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार रखते हैं, तो जो हमारा पीएच मान है वो आपका 7 से कम होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार परीक्षण के सूचक हैं। तो ये हमारा लिटमस पेपर हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन मैंने आपको बताया कि अम्ल में रंगहीन होते हैं, क्षार में ये गुलाबी होते हैं। जबकि मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये अम्ल में लाल और क्षार में आपका पीला हो जाता है। लिटमस पेपर के बारे में आप सभी को पता होगा कि अम्ल में ये नीले से लाल हो जाता है और क्षार में ये आपके लाल से हो जाता है नीला। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, सेम वही क्वेश्चन है, तो एसिडिक अम्ल हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके सामान्यतया यहाँ पर वीक एसिड होते हैं, जबकि जो हमारे अकार्बनिक अम्ल हैं वो सारे आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न पूछा गया, सिरका, संतरा और टमाटर में जो अम्ल होता है इनको आपको सुमेलित करना था। तो ध्यान रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, और इमली में आपको टार्ट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकारक अम्ल है। तो ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एसिड, एनहाइड्राइड या फिर निर्जलीकारक अम्ल होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर देखिए, और इस कंपाउंड को अगर हम लोग जल में घोल देते हैं तो जल में घोलने के बाद में जो विलयन है, अगर वो विलयन आपका अम्लीय है तो उसे हम लोग निर्जलीकारक अम्ल कहेंगे। अगर वो आपका जो विलयन है वो क्षारीय है तो उसे हम लोग निर्जलीकारक क्षार यहाँ पर कहते हैं। तो अगर हम लोग अम्ल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, H2CO3 है, HNO3 है, H3PO4 है, H2SO3 है। ये सारे हमारे होते हैं एनहाइड्राइड एसिड। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं एनहाइड्राइड बेस की, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इनको जब भी हम लोग पानी में घोलेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो आपके क्षारीय नेचर का होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। पहले में कहा गया था कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार इक्वल टू पीएच आपका होगा 7। दूसरे में कहा गया प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार इक्वल टू पीएच 7। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो यहाँ पर पीएच 7 से कम होगा,
हाँ, दोनों प्रबल या दोनों दुर्बल हैं तो पीएच आपका 7 के पास होता है, तो पहला हमारा सही है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया से क्या होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर अम्ल और क्षार की अपक्रिया से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लवण और जल बनता है और इसी को हम लोग उदासीनीकरण की अपक्रिया भी कहते हैं। अच्छा हाँ, आज रात की जो क्लास होगी उसमें हम लोग अभी तक के 60 शिफ्ट में जितने भी प्रश्न हमारे इतिहास से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कई सारे प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं, कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आए हैं। तो रात वाली क्लास में हम लोग इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे और मेरी कोशिश ये भी होगी कि 1 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग आज ही डिस्कस कर लें। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी प्रकार से बेहतर कंटेंट में लाता रहूं। एक प्रश्न पूछा गया कि जब एसिटिक अम्ल कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। सिंपल सा प्रश्न, वैसे ही आपके रिएक्शन का है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया यहाँ पर होती है। फिर आपका था सही कथन चुनिए। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। गोभी का पत्ता, करी का पत्ता, ये हमारा प्राकृतिक संकेतक है, तो ध्यान रखिएगा लिटमस पेपर हमें लाइकेन से ही मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। गोभी के पत्ते की बात करें या फिर करी की बात करें तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दांतों में जो क्षय है वो किसके कारण होता है, तो मतलब पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा जब हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो उस स्थिति में आपके दांतों का क्षय होने लगता है। फिर इस प्रकार से आपको अम्ल दिया गया था और उसके स्रोत से इन्हें आपको सुमेलित करना था। तो यहाँ पर आप लोग सारा पढ़ सकते हैं कि जैसे सिरका हो गया एसिटिक एसिड, सेब में मौलिक एसिड होता है, अंगूर में टार्टिक हो गया, इमली में भी टार्टिक है, खट्टे फलों में साइट्रिक होता है, उसके अलावा मूत्र में यूरिक एसिड होता है, चींटी में फॉर्मिक एसिड, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड और सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी व्यक्ति को एसिडिटी होने पर किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोग करते हैं। दांतों की क्षय किसके कारण होता है, तो पीएच मान आपका 5.5 से जब कम हो जाता है इसके, हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पीएच वैल्यू का मिलान करिए, तो दांतों का क्षय पीएच मान 5.5 से कम होता है। वर्षा का जल से नदियों का जो पीएच मान है वो आपका बढ़ जाता है। उसके अलावा मानव शरीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे 7 से लेकर के 7.8 पीएच मान के बीच में कार्य करता है। फिर एक प्रश्न कि पीएच वैल्यू 7, 2, 9, 11 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता मैंने आपको बता ही दिया, जितना ज़्यादा पीएच मान होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। अब कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को कर देते हैं लाल। आर्हेनियस ने एक डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था कि हमारे वे कंपाउंड जो कि आपके पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं इन्हें हम लोग अम्ल कहेंगे। उदाहरण के लिए HCl हो गया, इसे आप लोग पानी में घोलेंगे तो यहाँ पर आपको H+ आयन देखने को मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा Cl- आयन। तो आर्हेनियस ने ही कहा है कि जब भी किसी कंपाउंड को पानी में घोला जाता है और वो आपका हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। इसी प्रकार से अगर हम लोग लुईस के डेफिनेशन के अनुसार बात करते हैं तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। लुई महोदय ने ये बताया था कि हमारे वे परमाणु, अणु या फिर आयन जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता होती है उन्हें हम लोग कहते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे हमारे अधातुओं के ऑक्साइड हैं, आप देख सकते हैं जैसे SO3 हो गया, VF3 हो गया, उसके बाद में फिर हमारा SnCl4 हो गया, SiF4 हो गया। तो ये सारे हमारे ऐसे कंपाउंड हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं और इसीलिए लुई के अनुसार ये सारे हमारे अम्ल के रूप में कहलाते हैं। फिर बात करते हैं क्षार की। तो आर्हेनियस महोदय ने ये कहा था कि क्षार हमारे वे पदार्थ हैं जो कि जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जैसे NaOH हो गया, आपका बुझा हुआ चूना है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब भी आप लोग इनको पानी में घोलेंगे तो यहाँ पर हमारा एक OH- आयन देखने को मिलेगा
और जो भी कंपाउंड आपके OH माइनस आयन देंगे वो सारे हमारे कहलाते हैं क्षार। फिर हम लोग बात करते हैं कि लुई महोदय ने क्या कहा था। तो लुई ने कहा था कि हमारे वह परमाणु, अणु या फिर आयन जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर क्षार की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जैसे हमारा अमोनिया हो गया, तो ये हमारा एक लुई बेस है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लुई एसिड है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। यहाँ पर आपका लुई बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इस प्रकार से ये दोनों एक्सेप्ट करके और डोनेट करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।